नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी है जिस कहानी में हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हम हमेशा परफेक्ट या फिर सही ही हों। और इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे उन सारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मेरे उन दोस्तों का नाम है अमित जी, रूबी जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, पंजाब पटियाला से। और सारे दोस्तों से मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि वो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी दोस्त रूबी जी के कमेंट का आंसर करना चाहती हूँ। रूबी जी का सवाल है कि क्या सिर्फ त्रिशूल का निशान होने पर ही पुनर्जन्म के बारे में या पुनर्जन्म हुआ है ऐसा कुछ पता चलता है? तो रूबी जी, पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कई सारी बातें मैंने और आपने या फिर हम सब ने सुनी है। पुनर्जन्म जब होता है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक ही निशान, चाहे वो त्रिशूल का हो चाहे किसी और चीज़ का, उससे ही पता चले कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। वैसे भी कहा तो ये भी जाता है कि हम इंसान 7 जन्म लेते हैं और 7 जन्म जब हम लेते हैं तो हमें हमारे पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी ना तो याद होता है और ना ही पता चलता है। कई बार कई सारी चीज़ें हमारे पुनर्जन्म से इस तरह से लिंक होती हैं कि वो चीज़ें आप चाहो ना चाहो धीरे धीरे करके हमारे सामने आ जाती हैं। और इस चीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहती हैं तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मुझे एक जगह के बारे में पता है जिसे कि नाड़ी शास्त्र कहा जाता है, जिसके बारे में शायद आप सबने भी सुना होगा। पुराने ज़माने में एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने आगे के लोगों के बारे में, मतलब जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेने वाला है, सबके बारे में डिटेल में भविष्यवाणियाँ लिखी थीं, जिनमें से काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ जल कर ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर आप उनके पास जाओ तो उन्हें आपके पुनर्जन्म के बारे में बताने के लिए आपके हाथों को देखना या फिर किसी और चीज़ को देखना नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपके उंगलियों के निशान को लेकर आपके उस नाड़ी पत्र को ढूंढते हैं और अगर वो मिल जाए उससे आपके सारे पुराने जन्म, इस जन्म, सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है राशि की। राशि जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसको हमेशा से एक ही चीज़ करनी थी। उसे बचपन से ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसे आगे चलकर क्या करना है और उसे किस विषय में आगे पढ़ाई करनी है। वो था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। उसने हमेशा से अपने इसी गोल को पाने के लिए अपने आगे की पढ़ाई की और आखिरकार उसने उस चीज़ को अचीव भी किया। राशि पढ़ लिख कर आज एक पैरानॉर्मल रिसर्चर बन चुकी थी। वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाती और जाकर ऐसी चीज़ों के बारे में ढूंढती, पता करती और जितना हो सकता उन लोगों की मदद किया करती थी। जैसा कि मुझे और आपको सबको पता है, इन चीज़ों में खतरा काफ़ी होता है। आपके सामने क्या, कैसे, कब आने वाला है, ये चीज़ें हम कभी भी समझ नहीं पाते। और राशि के साथ भी आगे कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसका ये जो प्रोफेशनल लाइफ था काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसने अपने इस फील्ड में
काफ़ी नाम भी कमा लिया था। पैसों की कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। आखिरकार उसकी ज़िंदगी में जो एक चीज़ की कमी थी, वो चीज़ भी अब पूरी होने वाली थी। राशि के ज़िंदगी में प्यार की कमी थी, लेकिन उसे अपना वो प्यार भी मिल गया और उसका नाम था रोहन। रोहन, जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी और रोहन भी उससे बहुत प्यार करता था। रोहन को इन चीज़ों से काफ़ी डर लगा करता था। रोहन हमेशा उसे इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा करता था। वो ये कहता, मैं जानता हूँ कि तुम इन्हीं चीज़ों पर काम करती हो, लेकिन तुम मेरे डर को भी समझो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता, और मैंने इन चीज़ों के बारे में जितना भी सुन रखा है, मैंने यही सुना है कि ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती हैं। और राशि हर बार उसे प्यार से टाल दिया करती थी। वो उसे ये कहकर समझा दिया करती कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे अपना ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है और मैं आज तक ये काम करती आई हूँ क्योंकि मुझे यही काम करना था, तो मैं इस काम से कभी दूर नहीं होना चाहती। आज रात राशि को एक ऐसी जगह जाना था जिस जगह के बारे में रोहन क्या, उसके पूरे शहर को काफ़ी सारी बातें पता थी। वो जगह एक घर था, एक मेंशन, जो कि काफ़ी सालों पुराना था। और कहते थे जो भी एक बार अगर उस दरवाजे के अंदर चला गया, वो वापस लौटकर बाहर कभी नहीं आया, ना ही उसकी कभी लाश मिली। उस मेंशन के अंदर क्या होता था, ये बात किसी को आज तक कभी नहीं पता चली थी। और तो और धीरे धीरे अब तक जो चीज़ें उस मेंशन के अंदर तक सीमित थीं, धीरे धीरे वो चीज़ें अपना दायरा बढ़ाती जा रही थीं। आसपास के लोगों का ये कहना था कि वो चीज़ें अब हमें अपने अपने घरों में भी, मतलब आस पड़ोस के घरों में सुनाई देती हैं, कभी कभी महसूस होती हैं और कभी कभी कुछ साए नज़र आते हैं। इस वजह से लोगों ने आखिरकार अब राशि और उसके काम के बारे में सुनकर जानकर राशि से कांटेक्ट किया कि अगर पॉसिबल हो तो राशि उस जगह का भी कुछ करे। राशि भी तैयार हो गई। वो भी कब से उस मेंशन में जाना चाहती थी। रोहन को जैसे ही पता चला कि राशि उस मेंशन में जाने की बात कर रही है, रोहन ने तुरंत ही उसे वहां ना जाने की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया और वो बार बार उसे मना कर रहा था, लेकिन राशि बार बार इन चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। उसने कहा चाहे जो भी हो जाए, मैं हर हाल में वहाँ जाऊंगी। अब रोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने प्यार को इतने बड़े खतरे में अकेले कैसे छोड़ सकता था, और रोहन ने यही किया। रोहन ने राशि के साथ आज पहली बार कहीं ऐसी जगह पर जाने का फैसला किया, जबकि रोहन इन चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा डरा करता था। अब वो वहाँ पर उस घर में उसके साथ जाने वाला था। राशि ने उसे समझाने रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे राशि ज़िद्दी थी, रोहन क्या कुछ कम था। उसने साफ साफ मना किया और वो हर हाल में राशि के साथ जाने की जिद करने लगा। उसने ये शर्त रख दी, या तो तुम जाओगी तो हम साथ में जाएंगे, वरना दोनों में से कोई नहीं जाएगा। राशि को तो जाना ही था, तो आखिरकार वो दोनों एक साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। और वो दोनों जब वहाँ पर जाने के लिए निकले, रास्ते में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं, जिसके वजह से रोहन ने पूरे रास्ते राशि को समझाने की कोशिश की। कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता, कभी गाड़ी की हवा निकल जाती, कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे गाड़ी के सामने से कोई अचानक आकर गुजर गया हो। इन सारी चीज़ों को देखकर रोहन का डर बढ़ रहा था।
उसने राशि को फिर से एक बार वार्निंग देने और रोकने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह ही ये सारी चीज़ें बेकार थीं। राशि तो वहाँ जाने की जिद में अड़ी पड़ी थी और वो दोनों आखिरकार उस मेंशन के बाहर आकर खड़े हो गए। उस मेंशन को बाहर से ही देखकर लोगों की हवाएं उड़ जाती थीं। वो हर हाल में उस मेंशन से दूर रहना चाहते थे। उस मेंशन को बाहर से देखकर ही अंदर तक आत्मा सिहर उठती थी, क्योंकि वो सामने से ही इतना भयानक दिखता था कि उस मेंशन के अंदर जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। राशि धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने मेंशन का गेट जैसे ही छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तुरंत उस मेंशन का गेट अपने आप पूरा खुल गया। ये देखकर राशि ने एक बार पलटकर रोहन की तरफ देखा। रोहन अभी भी नाव में सर हिला रहा था, लेकिन राशि फिर से वापस आकर अपने गाड़ी में बैठी और उसने गाड़ी अंदर मेंशन के प्रीमाइस में ले ली। वो दोनों अब उस मेंशन के बिल्कुल करीब खड़े थे। रोहन बार बार राशि को आखिरी बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन ने आखिरकार जब ये देखा कि राशि नहीं मानने वाली है, तब उसने अब कुछ भी ना बोलने का फैसला किया। उसने चुपचाप राशि का हाथ पकड़ा और वो उसके साथ उस मेंशन के दरवाजे पर जैसे ही आकर खड़ा हुआ, उस मेंशन का दरवाज़ा भी ठीक वैसे ही खुल गया जैसे थोड़ी देर पहले उस मेंशन का गेट खुला था। अब वो दोनों चुपचाप धीरे धीरे चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए उस दरवाजे से अंदर एंटर हो गए और उस दरवाजे से एंटर होते ही वहाँ वो दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। राशि और रोहन दोनों को इसी बात की पूरी उम्मीद थी, इसलिए दोनों ने सिर्फ एक बार पीछे पलट कर देखा और वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही जैसे लग रहा था कोई उनके साथ बिल्कुल उनके करीब कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वहाँ 4 पैरों की नहीं, पता नहीं कितने ज़्यादा पैरों की आवाज़ थी। लग रहा था जैसे कोई इंसानों का झुंड एक साथ सुनसान वीरान जगह पर चल रहा हो। सबके कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। राशि ने अपने हाथ में जो मशीन पकड़ कर रखी थी, उसकी रीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि राशि को ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि वहाँ पर 1-2 नहीं, आत्माओं का पूरा झुंड ही है। और आखिरकार वो दोनों उसी तरह से रीडिंग लेते हुए धीरे धीरे आगे मेंशन में अंदर बढ़ते जा रहे थे। वो मेंशन बहुत बड़ा था और अब धीरे धीरे वो दोनों जैसे अंदर बढ़ते जा रहे थे, अंदर का माहौल इतना भयानक था कि उन दोनों को काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी और उस ठंड को महसूस करते हुए दोनों को काफ़ी कपकपी हो रही थी। फिर भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार एक कमरा ऐसा आया जिसमें जैसे ही वो दोनों एंटर करने वाले थे, लग रहा था जैसे राशि की मशीन टूटकर उसके कांटे बाहर आ जाएंगे। वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए उसके कांटे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिल रहे थे। बत्ती जो उसमें होती है वो इतनी अजीब तरीके से फ्लक्चुएट कर रही थी जैसे वहाँ कोई बहुत ज़्यादा भयानक खतरनाक आत्मा हो। तभी अचानक राशि के हाथ से वो मशीन छूट गया। राशि ने उस मशीन को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वो मशीन तुरंत खिंचता हुआ कमरे के अंदर चला गया। राशि ने भी तुरंत एक झटके से अपना हाथ रोहन से छुड़ाया
और वो तेजी से उस कमरे के अंदर घुसी। रोहन दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह गया। राशि कमरे के अंदर पहुंच चुकी थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। रोहन लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो बार बार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अंदर से राशि की अब चीखने चिल्लाने की बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आ रही थी। राशि ने कई बार रोहन को आवाज़ देकर कहा, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे, जाओ रोहन जाओ। लेकिन रोहन बार बार उस दरवाजे को पीटकर एक ही बात कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तभी एक भयानक हंसी की आवाज़ से पूरा का पूरा मेंशन जैसे गूंज उठा, हिलने लगा, काँप रहा था और रोहन अब थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा पीटना बंद करके उस हंसी की आवाज़ को सुन रहा था। वो हंसी की आवाज़ पूरे मेंशन में इस तरह से गूंज रही थी कि ये बता पाना कि ये हंसी कहाँ से आ रही है इम्पॉसिबल था। रोहन वैसे ही दरवाजे को पीटता पीटता वहाँ पर बैठ गया, उस दरवाजे से टिककर। अब वो रो रहा था। वो बार बार राशि के लिए उस दरवाजे को खोलने की गुहार लगा रहा था, लेकिन वहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार वो दरवाज़ा खुल गया। रोहन भी भागकर उसी कमरे के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ कहीं भी राशि नहीं थी। ना ही कोई खून का कतरा, ना ही कोई शरीर, कुछ भी नहीं। वो कमरा बिल्कुल ऐसे था जैसे वहाँ किसी इंसान का कोई नामो निशान हो ही ना। रोहन ये देखकर काफ़ी डर चुका था और रोहन बार बार राशि को आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन रोहन को भी कहीं ना कहीं अंदर से ये बात पता थी कि ये करना पूरी तरह से बेकार है, बेवकूफ़ी है। लेकिन वो राशि को ऐसे कैसे छोड़ देता। रोहन ने लगातार अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार रोहन को एक आवाज़ सुनाई दी। वो रोहन से ही बात कर रही थी। उसने रोहन का नाम लेकर कहा, रोहन, मैं तुम्हें ही यहाँ बुलाना चाहता था। तुम्हें बुलाने में मैंने पता नहीं कितने साल बिता दिए, लेकिन तुम हमेशा मुझसे बचते रहे, भागते रहे। सिर्फ तुम हो जो कि मेरी मदद कर सकते हो। ये आवाज़ सुनकर रोहन ने अपने कानों को दबा लिया और वो चीखते हुए कहने लगा, नहीं, तुम सच नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा वहम हो और तुमने तो मेरा पीछा छोड़ दिया था, फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ कैसे आ सकती है। रोहन काफ़ी घबराया हुआ था, डरा हुआ था। वो इतनी देर तक इतना ज़्यादा रो चुका था कि उसकी आवाज़ अब काँप रही थी। रोहन ने उसी काँपते आवाज़ में ये सारी बातें कही थीं और रोहन कुछ था जो कि छुपा रहा था। आखिरकार उस आवाज़ ने रोहन से मदद मांगनी शुरू की। रोहन बार बार अपने आप को उन चीज़ों से दूर कर रहा था, लेकिन रोहन आखिरकार आज उस जगह पर पहुंच चुका था जहां रोहन को कई साल पहले आ जाना चाहिए था। क्या था ऐसा रोहन में जिसके वजह से रोहन को यहाँ आना चाहिए था, जबकि शहर का कोई भी इंसान यहाँ नहीं आ सकता था। क्या था ऐसा रोहन में जिसके वजह से वहाँ की आत्मा ऐसा चाहती थी कि रोहन वहाँ आ जाए। रोहन काफ़ी खास था। रोहन को ये बात बचपन से पता थी, लेकिन रोहन ने हमेशा इन चीज़ों से भागने बचने की कोशिश की। रोहन ने हमेशा अपने अंदर की शक्तियों को दबाया, रोका और वो आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप अपनी सच्चाई से कितना भी भाग लें, आप
उससे हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकते। ऐसा ही कुछ आज रोहन के साथ हुआ था। रोहन, जो कि बचपन से ही आत्माओं को देख सकता था, महसूस कर सकता था, उनकी आवाज़ें सुन सकता था। रोहन के अंदर बचपन से ही ऐसी कोई अलग सी शक्ति थी जिसके वजह से वो ये चीज़ें कर पाता था। जब रोहन बहुत छोटा था और तब उसे ये चीज़ें दिखा करती थीं, तब तो रोहन के लिए ये चीज़ें मजाक, खिलवाड़ थी। लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके आसपास आत्माओं का झुंड लगना शुरू हो गया। और रोहन अब जबकि ये चीज़ें समझने लगा था, वो इन चीज़ों से काफ़ी डरता था। वो अपने माता पिता को भी ये बातें बताने की कोशिश करता था, लेकिन किसी ने कभी भी उसकी इन बातों को ना तो सुना और ना ही माना। रोहन को हमेशा ऐसे ट्रीट किया गया जैसे उसे कोई दिमागी बीमारी है, और कई साल तक रोहन का मानसिक ट्रीटमेंट चलता रहा। धीरे धीरे रोहन को ये बात समझ में आने लगी कि अगर वो खुद को इन चीज़ों से दूर नहीं रखेगा या लोगों को ये यकीन नहीं दिलाएगा कि अब उसे ये चीज़ें ना तो दिखाई देती हैं, ना सुनाई देती हैं और ना ही महसूस होती हैं, तब तक उसका ये इलाज चलना बंद नहीं होगा। इसके वजह से रोहन ने लगभग 15 साल की उम्र से ही ये चीज़ें सामान्य कर दी थीं। उसने यही बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे ना तो दवाइयों की ज़रूरत है और ना ही किसी और ट्रीटमेंट की। घर वाले भी उसकी तरफ से अब निश्चिंत हो चुके थे। रोहन उन चीज़ों को हमेशा देखकर अवॉइड किया करता था। वो कभी भी किसी के सामने इन चीज़ों को जाहिर नहीं किया करता था। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में उसका प्यार, उसकी राशि आई थी, वो राशि की मदद करना चाहता था, लेकिन वो एक बार फिर से इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए उसने ये बात हमेशा राशि से भी छुपाकर ही रखी थी। आज राशि के चले जाने के बाद उसे ये सच पता चला कि वो जहाँ है वहाँ राशि को नहीं, उसे ही होना था। और ये वही आत्मा है जिसे पहली बार उसने लगभग 6 साल की उम्र में देखा था, और वो इससे इतना ज़्यादा डर चुका था जिसकी वजह से उसने अपने माता पिता के सामने सारी बातें कहना, बताना शुरू कर दिया था। वो आत्मा उससे कभी दूर हुई ही नहीं। वो तो हमेशा इस बात का इंतज़ार करती रही कि कब रोहन खुद चलकर उसके पास आए और वो उनकी मदद करे। आखिरकार रोहन ने अब ये तय कर लिया कि वो राशि को तो खो ही चुका है, लेकिन शायद अगर वो इन सब की मदद कर दे तो उन्हें उनका प्यार, उसकी राशि वापस मिल जाए। रोहन ने अब अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने आज तक जो भी चीज़ें अपने विल पावर से या फिर अपने माता पिता के द्वारा बांधे गए कुछ धागे, तावीज़ों से रोक कर रखी थी, उसने तुरंत ही उन चीज़ों को खुद से अलग किया और वो वहाँ बैठकर उन चीज़ों से, उन शक्तियों से कम्युनिकेट करने लगा। आखिरकार रोहन को तुरंत ये बात पता चल गई कि ये वही कमरा है जिस कमरे में उस राजमहल के, उस मेंशन के सारे परिवार को एक साथ जिंदा उसी फर्श में गाड़ दिया गया था, ताकि इस महल को उनके परिवार वाले ले सकें। उनके परिवार के इतने बड़े धोखे के बाद वो राज परिवार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हुआ, लेकिन सिर्फ लोगों की नज़रों से, इस दुनिया से नहीं। वो इस महल में अब एक अतृप्त आत्मा के परिवार के रूप में
रह रहे थे। उन्होंने अपने इस राजमहल, इस शान शौकत को कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें मुक्ति चाहिए थी, उन्हें बदला चाहिए था। आखिरकार उन्होंने रोहन को अपनी सारी बातें बताई और रोहन ने उनकी मदद करने का वादा भी किया। रोहन ने आखिरकार उस परिवार के, जिन्होंने उनके पूरे परिवार को, मतलब राजघराने के पूरे परिवार को खत्म किया था, उस परिवार का पता लगाया। रोहन ही पहला वो इंसान था जो कि उस मेंशन से बाहर आया, क्योंकि उसे उस अधूरे काम को पूरा करना था। और रोहन ने वहाँ जब देखा कि उस परिवार का, जिन्होंने इनकी हत्या की थी, क्या हालत है, तब रोहन को ऐसे ही उनके ऊपर दया आई, क्योंकि उनका परिवार तो लगभग खत्म ही हो चुका था। सिर्फ उस परिवार का एक बेटा ही बचा था। बाकी धीरे धीरे करके उस परिवार के सारे लोग पता नहीं कैसे, कभी बीमारी से, कभी एक्सीडेंट से, कभी कहीं से गिरने से, लेकिन बारी बारी करके उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। आखिरकार रोहन को जब उस लड़के के बारे में पता चला, रोहन ने उस लड़के से मदद मांगी और रोहन ने उस लड़के को उस घर में ले जाने को कहा, लेकिन उस लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे सारी बातें तो नहीं पता थी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उस मेंशन में काफ़ी सारी आत्माएं रहती हैं। उसके बाद रोहन ने सारी बातें खुलकर उस लड़के को बताई। सारी बातें सुनकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उस लड़के ने ये कहा कि अगर मेरे माता पिता ने या मेरे दादा दादी ने ऐसी चीज़ें की हैं तो मुझे तो ये चीज़ें भुगतनी ही पड़ेंगी। वैसे भी मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान खत्म हो गया उसी एक गलती की वजह से। तो मैं आज मरूं या कुछ दिन बाद मरूं, मुझे पता है मरना तो मुझे भी है, लेकिन मेरी मदद से अगर किसी की मुक्ति संभव है तो ये मैं ज़रूर करूँगा। और रोहन के साथ वो उस मेंशन में आने को तैयार हो गया। वो दोनों उस मेंशन में वापस आए और दोनों ने मिलकर उस ज़मीन की खुदाई की। वहाँ से लगभग 8 लोगों का कंकाल निकाला गया और जैसे ही वो कंकाल बाहर निकले, वो सारे कंकाल धीरे धीरे पूरे होने लगे, एक इंसानी रूप, एक इंसानी शरीर लेने लगे। और उन्होंने ये कहा कि हमारी मुक्ति ऐसे ही नहीं संभव है, तुम्हें खुद अपने हाथों से हमारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मतलब रोहन को नहीं, उस लड़के को। और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारी इच्छाएं बताईं। उन सारी इच्छाओं के पूर्ति के बाद ही उन राज परिवार के लोगों की मुक्ति संभव थी। वो लड़का बिल्कुल तैयार हो गया और उसने जैसा जैसा कि उस राज परिवार के लोगों ने बताया था, ठीक उसी तरीके से रोहन की मदद से सारी चीज़ें पूरी की। इसमें लगभग 15 दिन का समय चला गया और जैसे ही ये चीज़ें पूरी हुईं, अचानक सामने से रोहन को राशि आती हुई दिखी। रोहन को ये बात पहले से ही पता थी कि राशि को कुछ भी नहीं हो सकता है और वहाँ की आत्मा ने ये भी बताया था कि राशि मरी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमारा काम करोगे। आखिरकार रोहन को राशि वापस मिल गई और राशि को रोहन की सारी सच्चाई भी पता चल गई। उसके बाद राशि ने ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला काम पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन वो ये काम ज़रूर कर रही थी रोहन की असिस्टेंट बनकर, क्योंकि उसे रोहन की शक्तियों का पता चल चुका था।
अब रोहन भी अपनी इन शक्तियों से ना तो छुपता, ना ही भागता और ना ही डरता था, क्योंकि उसे इस परिवार की मुक्ति कराने के बाद ये एहसास हुआ कि उसे भगवान का एक ऐसा अनमोल गिफ्ट मिला है जिसकी मदद से वो ऐसी कई सारी तड़पती बेचैन आत्माओं की मुक्ति करा सकता है, उन्हें इस बंधन से आज़ाद करा सकता है। और ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किस्मत वाले लोगों को ही मिलती हैं। उसने अब अपनी इस शक्ति को भगवान के एक प्यारे से तोहफे की तरह स्वीकार कर लिया था। उसके बाद जिस परिवार के लोगों ने, मतलब उस लड़के ने जिसने राज परिवार की मुक्ति कराई थी, उसे जो भी जीवन में परेशानियां थीं, मतलब धन संबंधी और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके दूर होती चली गईं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई मुसीबत नहीं आई और वो ख़ानदान सिर्फ उस एक लड़के की अच्छी चीज़ की वजह से ख़त्म होने से बच गया। और उसके बाद उस पूरे शहर से उस हॉन्टेड मैंशन का खौफ भी ख़त्म हो चुका था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।